अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के ऊपर। जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी सिक्योरिटी, उनकी इंफॉर्मेशन के ऊपर सिक्योरिटी, ठीक है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जितनी भी ऐप्स होती हैं उन सबको मैलिशियस अटैक से, वल्नरेबिलिटी से, थ्रेट से प्रोटेक्ट करने को हम लोग क्या कहते हैं? सिक्योरिटी, ठीक है। सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी it ensures that software application perform their intended operation surely and reliably without the risk of unauthorized access of data breaches, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैं, वो सारे के सारे अच्छे तरीके से काम करें विदाउट किसी भी अनऑथराइज एक्सेस से, रिस्क होने से, कोई भी डाटा ब्रीचेस से, ठीक है। इसके अंदर हम लोग बेसिकली यही चीज़ें पढ़ेंगे कि हम अपने सॉफ्टवेयर को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी थ्रेट्स आ सकते हैं, कौन कौन इसको प्रोटेक्शन के लिए इसकी काउंटर मेजर कौन सी हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, इन टूल्स क्या हैं, इन्हीं चीज़ों को हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अगर की कॉन्सेप्ट पढ़ें सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के तो इसमें सबसे पहले आ जाता है वल्नरेबिलिटीज़ मैनेजमेंट। यानी हमें क्या करना है कि जितने भी वल्नरेबिलिटीज़ किसको कहते हैं, जो खतरात होते हैं, जो थ्रेट्स होते हैं, उन्हें पैचिंग करना, उन्हें मैटिगेटिंग रिस्क एसोसिएटेड विद इसके साथ जितने भी रिस्क होते हैं उन सबको मैटिगेट करना, ठीक है। सोर्स कोडिंग प्रैक्टिस करना, यानी कि इसमें क्या होता है कि following coding standards and guidelines that prevent common security flaws such as buffer overflow, SQL injection and cross-site scripting, ये सारे के सारे हमारे पास जो है ना ये थ्रेड्स होते हैं। इन सबको जो है वो ऐसे कॉमन तरीके से प्रिवेंट करना कि सारे के सारे जो हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर के को अच्छी प्रैक्टिस करने में हेल्पफुल हों। स्टैटिक एंड डायनामिक एनालिसिस की बात करें तो यूजिंग स्टैटिक एनालिसिस टूल्स टू स्कैन कोड एंड डिटेक्टिव वल्नरेबिलिटीज विदाउट एग्जीक्यूटिंग द कोड। क्योंकि स्टैटिक में तो आप लोगों को पता है ना, कोई चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होती है, ठीक है, बल्कि क्या होती है कि वो अभी स्टक होती है, स्टैटिक होती है, बिल्कुल अनचेंजेबल होती है। उसमें हम लोग कोड को स्कैन कर रहे होते हैं, ऐसे टूल्स का यूज़ कर रहे होते हैं जो वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट करते हैं। जबकि डायनामिक में क्या होता है कि हमारी जो रनिंग एप्लीकेशंस होती हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनके अंदर जितने भी रिस्क आते हैं, जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ आती हैं, उन सबको मॉनिटर किया जाता है। थ्रेट मॉडलिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने ऐसे ऐसे प्लान करने होते हैं अपने अटैकर्स के खिलाफ कि हम अपने सॉफ्टवेयर को अच्छे से डिफेंस कर सकें, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी टेस्टिंग आ जाती है कि हमें बार बार अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को टेस्ट करना चाहिए। जैसे पेनिट्रेटिंग टेस्ट हो गया, फर्स्ट टेस्ट हो गया, कोड रिव्यूज़ हो गया, फिक्स वल्नरेबिलिटीज़ डिटेक्शन, इन सब चीज़ों को टेस्ट करना चाहिए ताकि इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी खतरा ना रहे। अथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन भी बेस्ट प्रैक्टिस होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि अथेंटिकेशन में हम लोग क्या कर देते हैं कि उसके ऊपर यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह या हम लोग जो है वो 2 मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन अप्लाई कर देते हैं, जिससे कोई भी अनऑथराइज एक्सेस जो है इस तक पहुंच नहीं पाती है। जबकि ऑथराइजेशन में क्या होता है कि हम लोग जो है इसको ऑथर बना, यानी इसको इस काबिल बना देते हैं कि हमारी जितनी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है उसे ऑथराइज पर्सन ही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इंक्रिप्शन है, तो इंक्रिप्शन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। हमारी ये क्रिप्टोग्राफी टेक्निक ही होती है। बेसिकली ये क्या करती है कि हमारी जो डाटा ट्रांसमिशन होती है ना, उसमें डाटा जो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के थ्रू डाटा ट्रांसमिट करना होता है ना, उसको अनऑथराइज एक्सेस और डाटा ब्रीचेस से प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी पैचेस एंड अपडेट की बात करते हैं तो रेगुलरली हमें सिक्योरिटी पैचेस अप्लाई करने चाहिए। यानी हमें छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको डेली टेस्ट करना चाहिए ताकि इसके अंदर किसी किस्म की वल्नरेबिलिटीज़ का कोई भी इशू ना हो, और हमें रेगुलरली अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को अपडेट करना चाहिए, ठीक है, ताकि इसमें कोई भी लेटेस्ट थ्रेड्स हो तो वो हमें मिल जाए, ठीक है। उसके बाद लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग करना, लॉगिन इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि हम लोग हर बार उसको लॉगिन करके उसको चेक कर सकेंगे कि हम हमारे अलावा कोई और इस चीज़ को लॉगिन ना कर सके, और हमें उसको मॉनिटर करना चाहिए हमारी जितनी भी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ होती हैं, पोटेंशियल ब्रीचेस होती हैं, उन सब से, ठीक है। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी की, तो इसमें इसकी इंपॉर्टेंस बेसिकली ये होती है, जैसे सिक्योरिटी का नाम था, किस लिए यूज़ होती है? डाटा प्रोटेक्शन से, कंपाइलेंस से, रेपुटेशन मैनेजमेंट, यानी कि हमारी जो कंपनीज होती हैं उनकी रेपुटेशन, उनकी ट्रस्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को मेंटेन करें। बिजनेस कॉन्टीन्यूटी, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें डिफरेंट किस्म के थ्रेट्स आ जाते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी में। जैसे मेलवेयर है, मेलवेयर के अंदर क्या क्या आ जाते हैं? वायरसेस आ जाते हैं, वर्म्स आ जाते हैं, ट्रोजन्स आ जाते हैं, रैंसमवेयर आते हैं। अब इन सब
सबका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि सॉफ्टवेयर को कोई ना कोई खतरा, जैसे वायरसेस है ना, तो ये खुद से आ जाते हैं, ठीक है। जब हम कोई होस्ट सिस्टम होता है हमारे पास, तो इसके अंदर वो अनवांटेड एक्शन परफॉर्म करने के लिए आ जाते हैं। वर्म्स की बात करते हैं तो ये सेल्फ रेप्लिकेटेड होते हैं, यानी जब यूज़र कुछ गलत परफॉर्म कर देता है या कुछ नेटवर्क डिवाइसेस के थ्रू एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर भी आ जाते हैं, वो वर्म्स होते हैं। ट्रोजन्स की बात करते हैं तो जब हम सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हम परफॉर्म कर लेते हैं या उनको इंस्टॉल कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस आ जाती है। इसीलिए आप लोगों को कहा जाता है कि कोई भी लिंक आपके पास आए या कोई भी ऐसी चीज़ सामने आ जाए जो आप लोगों ने विदाउट सर्च, यानी आपको कह रहे हैं कि इसको इंस्टॉल करें, आपका कंप्यूटर ठीक काम करेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो आप लोगों ने उसके ऊपर कभी भी क्लिक नहीं करना, क्योंकि वो ट्रोजन्स होते हैं, वो मेलवेयर्स होते हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। रैनसमवेयर जो कि अभी कॉमनली यूज़ हो रहा है, सबसे कॉमनली रैनसमवेयर होता है। बेसिकली अदरवाइज ये जो होता है ना, ये एंटीवायरस भी है रैनसमवेयर, लेकिन हमें तो हमारे सिस्टम पे फ्री मिल रहा है। अब ये जो फ्री मिल रहा है ना, इसका जो फ्री नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो ये बेसिकली ये मेलवेयर है, ठीक है, ये वायरस है। ये इस चीज़ को हमें कभी भी, क्योंकि रैनसमवेयर जो असल में है, रियल में है, वो तो पेड है, हमें उसके लिए तो पे करना पड़ता है। लेकिन ये रैनसमवेयर जो हमें नोटिफिकेशन आए दिन आ रहे होते हैं, इनको कभी भी आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को स्लो कर देते हैं। जितने भी इंक्रिप्शन फाइल जो डिमांड होती है ना, उनके ऊपर आकर ये अटैक करते हैं। उसके बाद फ़िशिंग की बात करते हैं तो ये फ़िशिंग बेसिकली क्या होता है, जितने भी फ्रॉड होते हैं, ठीक है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। जैसे हमें अक्सर एक फ़ोन कॉल्स आ रही होती हैं कि आपके नंबर पर एक कोड आया है, तो आप वो कोड हमें सेंड कर दें। अब जो तो पढ़ा लिखा बंदा है, जो अच्छा खासा बंदा है, वो तो समझ आएगा कि ये सिर्फ मेरे ही चीज़ सिस्टम को, यानी मेरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में लेने के लिए ये इस तरह के एक्शन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन आप लोगों ने कभी भी उसे वो कोड नहीं देना, क्योंकि वो आपके नंबर पर कोड क्यों आया, क्योंकि उसने आपका नंबर अप्लाई करके उस चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश की है। वो आपकी व्हाट्सएप को, आपकी चीज़ों को लॉगिन करने के लिए अपने सिस्टम के अंदर ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। आप लोगों ने कभी भी इस तरह के उल्टे सीधी हरकतें नहीं करनी है। एसक्यूएल और किसी की बातों में आकर अपना कोड किसी को नहीं देना, क्योंकि आप लोगों ने देखा जब कोड आता है तो वो नीचे लिखा होता है, स्पेशली लिखा होता है कि सिर्फ आपके और हमारे दरमियान में, या आपने किसी भी थर्ड पार्टी या किसी भी थर्ड बंदे को ये कोड नहीं देना। एसक्यूएल इंजेक्शन की बात करते हैं तो ये भी हमारे पास जो है, ये एसक्यूएल कोड जो होते हैं, इनपुट फील्ड जो होते हैं, इनको मैनिपुलेट करने के लिए डेटाबेस के अंदर जब कोई अनऑथराइज एक्सेस हो जाती है ना, तो हम उसको एसक्यूएल इंजेक्शन कहते हैं। हमारे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के अंदर किसी ने इंजेक्ट कर दी, ठीक है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं, तो इसमें भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कुकीज़ होगी, सेशन टोकन हो गए, इनके ऊपर जो अटैक्स होते हैं वो ये। बफर ओवरफ्लो कहते हैं, जिसमें हमारी मेमोरी फुल हो जाती है, ठीक है। डेनियल ऑफ डॉज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैन इन द मिडल अटैक्स है। ये सारे के सारे इनको इनके नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, ठीक है। ये आपने कोई से भी थोड़े से कर लेने। इसके काउंटर मेजर्स की बात करें, यानी इनके सोल्यूशन की बात करें, तो मेलवेयर प्रोटेक्शन, हमें ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे जो हमारे मेलवेयर अपडेशन के लिए बहुत ज़रूरी हों, ठीक है, जो अंदाज़ा लगा सकें कि कौन कौन से मेलवेयर चीज़ें हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। इनपुट वैलिडेशन की बात करें तो हमें एसक्यूएल इंजेक्शन एक्सेस स्टैट से प्रिवेंट करने के लिए डिफरेंट इनपुट फील्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उनको सैनिटाइज करना पड़ेगा। फिर पैच मैनेजमेंट आता है, हमें रेगुलरली सॉफ्टवेयर सिस्टम को फिक्स करने के लिए, वल्नरेबिलिटीज से फिक्स करने के लिए उन्हें रेगुलरली अपडेटिंग करना पड़ेगा। इंक्रिप्शन आ जाता है, यूज़र एजुकेशन, सबसे बड़ी बात। फिशिंग अटैक्स, मैंने अभी आप लोगों को बताया, फिशिंग अटैक तब होता है जब फ्रॉड होता है, यानी हमसे वो कोड मांग रहे होते हैं। तो यूज़र एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पढ़ा लिखा और समझदार बंदा ही अपना कोड किसी को नहीं देता। अदरवाइज़ अगर किसी ने कहा कि आपके नंबर पर अच्छा ये फ्रॉड चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, मैं आप लोगों को ना सबसे कॉमन एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि वो आजकल कहते हैं कि आपको आपके इतने पैसे निकले हैं या आपकी कोई गाड़ी निकल आई है, आप ऐसे मैसेज इस नंबर पर मैसेज करें, आपको एक कोड आएगा, आपने वो कोड हमें सेंड करना है, हम आपके घर तक आपकी गाड़ी पहुंचा कर आएंगे। जैसे ये बोल न्यूज़ वाले हो गए या जीतो पाकिस्तान वाले हो गए, ये फ्रॉड चल रहे हैं, तो ये फिशिंग अटैक होते हैं। इनसे बचने के लिए खुदारा यूज़र एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को फिर भी नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी बता दूँ, आप लोगों ने इनकी बातों पर यकीन हरगिज़ नहीं करना। ये बेसिकली आपके सिस्टम पे कंट्रोल करने के लिए ये सब कर रहे होते हैं, ये हैकर्स ही होते हैं,
ठीक है। फिर एक्सेस कंट्रोल है और फिर मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर कुछ टूल्स आ रहे हैं जो कि हम नहीं करेंगे क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट टूल्स नहीं लग रहे। अदरवाइज़ मैं फिर भी आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के लिए कुछ टूल जैसे स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टूल्स होते हैं जिसमें चेक मार्क आ जाता है, फिर फोर्टिफाई स्टैटिक कोड एनालिसिस आ जाता है, सोनर क्यूब आता है, डायनामिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी। अदरवाइज़ अगर आपको पेपर में आ भी जाते हैं, उम्मीद तो नहीं आएंगे लेकिन अगर आ भी जाते हैं तो आप लोग ये वाले बस इनके नाम याद कर लें और आगे से डिटेल आप इनके नाम से ही निकाल कर जो है ना वो कर लें, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। अब यहाँ तक हमारा सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी का कंप्लीट होता है।